नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे महाजनपदों के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिए थे। वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक कालीन का समय और उत्तर वैदिक कालीन के समय के समाज के बारे में पढ़े थे। बहुत अच्छा से पढ़े थे वहाँ पे कि वहाँ के लोगों का समाज कैसा था। आज हम लोग देखेंगे महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों का मतलब क्या हुआ। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग बताए थे कि कुल यानी फैमिली को मिल करके ग्राम बनता है, और ग्राम से मिल करके 20 बनता है, और 20 से मिल करके जन बनता है, और जन से मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो वही जन से यहाँ महाजन बन गया। मतलब कि लोगों में जब जनसंख्या बढ़ने लगा और लोहा के टेक्नोलॉजी से इन लोग परिचित हुए, तो लोग एक जगह स्थिर रहने लगे और क्षेत्रीय भावना को विकसित होने लगा। तो क्षेत्रीय भावना विकसित होने लगा तो लोग एक जगह पे रहने लगे और वो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र बनने लगा। तो वही जन महाजन के रूप में बदल गया। तो देखते हैं इसके समय में क्या क्या हुआ। महाजनपदों का खास रीजन बताएं यहाँ पे कुछ पॉइंट। बड़े पैमानों पर लोहे का प्रयोग होने लगा। यहाँ पे बड़े पैमानों पर लोहे का प्रयोग होने लगा। लोग जनसंख्या बढ़े तो वहाँ पे कृषि होने लगा। कृषि के समय जो औजार यूज में लाने लगे सब लोहे का सामान था। जैसे में हल था, कई जगह पे हल का साक्ष्य मिला है जो लोहे का है। तो इस तरह का सब लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। पूर्वी यूपी तथा पश्चिमी बिहार में, अभी हम लोग जाने थे सभ्यता के बारे में कि ये दिल्ली और यमुना नदी के दबाव में आए थे। वही लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी क्षेत्र में सब समाज आगे बढ़ता चला गया। तो वही बड़े पैमानों पर लोहे का प्रयोग होने लगा उस साइड में, पूर्वी यूपी तथा पश्चिमी बिहार में। क्षत्रियों की शक्ति में विकास होने लगा। क्षत्रियों की शक्ति मतलब हथियारों का प्रयोग में वृद्धि होने लगा। मतलब कि लोग जब बढ़े तो अपना अपना शक्ति दिखाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने लगे कि ये क्षेत्र मेरा है, वो क्षेत्र मेरा है। तो एक राजा दूसरे राजा से लड़ने के लिए अपना सैन्य बल तैयार करता था, जिसमें लोहे का तलवार बनाया जाता था। तो हथियार में वृद्धि होने लगा। अब देखते हैं अतिरिक्त उपज होने लगा। कृषि में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त उपज हुआ, लोहे का हल मिला। इसमें क्या हुआ ना कि अतिरिक्त उपज होने लगा तो इकोनॉमिक चेंज हो गया। इकोनॉमिक चेंज होगा ही, ज़्यादा फसल उगेगा तो इकोनॉमिक चेंज होगा ही। पर लोग क्षेत्रीय भावनाओं विकसित होने लगे। तो व्यापार में वृद्धि हुआ, इकोनॉमिक चेंज हुआ, ज़्यादा फसल होने लगा तो व्यापार में वृद्धि होने लगा, वाणिज्य में वृद्धि होने लगा। ऋग वैदिक समाज में फूट पड़ने लगा। अब यह ऋग वेद के समाज जैसा था, कबीलाई समाज, एक जगह रहते थे दूसरे जगह चले जाते थे। तो इस तरह का समाज यहाँ पे नहीं रहा। लोग अब एक जगह पे स्थिर रहते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगे। इस तरह का समाज बन गया। तो ऋग्वेद कालीन वाला जो समाज था उसका फूट पड़ने लगा। क्षेत्रीय भावना में विकसित होने लगा। क्षेत्रीय भावना विकसित का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जिससे नए नए नगरों का विकास होने लगा। अब लोग एक जगह स्थिर रहने लगे तो नए नए नगर बनने लगे। उसी समय इसी प्रकार जनपदों से महाजनपदों का जन्म हुआ। मतलब कि यही अब नए नए नगर बने और नए नए जन से मिल करके एक महाजनपदों का उदय हुआ। अब देखेंगे महाजनपद कितने बने थे उस समय में। उस समय में टोटल 16 महाजनपद थे इस इंडिया में, मतलब भारत देश में। ये इसका मतलब कि स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कैसे पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। तो एक है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। ये दो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है कि भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। और एक भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद उसमें कि 16 महाजनपदों में कुछ लोग बहुत कमजोर थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो उनमें से मगध सबसे शक्तिशाली था, दूसरा अवंती है, तीसरा कौशल है, चौथा वत्स्य है, और पांचवा अस्मक है। अस्मक के बारे में जिक्र इसलिए किए हैं क्योंकि यह दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। इसके अलावा और कोई नहीं दक्षिण भारत में था। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक है जो गोदावरी नदी तट के पर था। अब देखते हैं मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। अब लोगों में लड़ा शक्तिशाली जो ज़्यादा रहता था तो लोग अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए राजा लोग एक राजा दूसरे राजा से लड़ने लगे, शस्त्र का प्रयोग करने लगे। तो सबसे ताकतवर जो मगध था, जो सभी को हरा करके, ये जो तीन है अवंती, कौशल, वत्स्य, ये सबको हरा करके एक मगध साम्राज्य को निर्माण किया। और इस समय जो हरा करके मगध साम्राज्य बनाया उसमें हर्यक वंश का राजा था। अब इसके बारे में हम लोग जान गए हैं कि मगध साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ। तो अब जानेंगे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन शासक आए, कौन कौन यहाँ पे राज किया, कैसे राज किया, कैसे कैसे यहाँ पे कंडीशन रहा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा रहा, और अशोक के बारे में भी इसी में पढ़ना रहता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में आपको मगध साम्राज्य के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, और सब्सक्राइब भी कर दो, और यदि कुछ ख़राब लगता है तो कमेंट भी करो भाई। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ज़रूरी है।